सब्सक्राइब कीजिए इस YouTube चैनल जीके ट्रिक्स लाइब्रेरी को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके ट्रिक्स लाइब्रेरी में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं वर्ष 2020 और 21 में ऐसी पुस्तकें जो बहुत चर्चित रही हैं और जिनके आगामी परीक्षा में आने की संभावना बनी हुई है। यानी कि किस पुस्तक के लेखक कौन है, इसको हम याद करेंगे। बिल्कुल ही आसान ट्रिक्स है जिसमें हमें रटना कुछ भी नहीं है, बस पुस्तक को देख करके, पुस्तक के नाम को देख करके हमें पता चल जाएगा कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। इसलिए आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना होगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आप लोग से कुछ प्रश्न भी करूंगा और उन प्रश्नों के उत्तर आप देखिएगा कितनी आसानी से आप दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला है दोस्तों, हु इज भारत माता। और हु इज भारत माता इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है पुरुषोत्तम अग्रवाल। अब देखिए, जो व्यक्ति पूछ रहा है हु इज भारत माता, जिसको यही नहीं मालूम है कि भारत माता कौन है, तो क्या भैया वो पुरुषोत्तम हो सकते हैं क्या? पुरुषों में उत्तम हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते। ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा कि जो व्यक्ति ये पूछ रहा है कि भारत माता कौन है, वो पुरुषों में उत्तम हो ही नहीं सकता, यानी पुरुषोत्तम हो ही नहीं सकता। तो ऐसे आप इसको बिल्कुल आसानी से याद रख लेंगे। इसके पश्चात है प्रयागराज और कुंभ। देखिए, प्रयागराज और कुंभ ये दोनों ऐसे स्थल हैं, तीर्थ स्थल माने जाते हैं। प्रयागराज में अस्थि विसर्जन के लिए भी लोग जाते हैं। तो इसके लेखक है कुमार निर्मलेंद्र। अब आप अगर प्रयागराज या कुंभ जाते हैं तो आप ये मान लें कि आपका हृदय निर्मल हो जाएगा ऐसी जगह जाने से, क्योंकि ये कैसा स्थान है? तीर्थ स्थल है। तो यहाँ पर जाके आपका हृदय निर्मल हो जाएगा। इसके पश्चात है तवायफनामा। तवायफनामा के जो लेखक हैं वो है तबा दीवान। अब देखिए, तवायफनामा में एक शब्द है तवा, ठीक है। तवे में बनती है रोटी और रोटी के सबा यानी सभी क्या होते हैं? दीवाने होते हैं। भाई, रोटी के दीवाने इसलिए होते हैं क्योंकि लोग नहीं बोलते रोजी रोटी के लिए वांदे पड़े हुए हैं लोगों के, रोजी रोटी के वांदे पड़े हैं, इसलिए क्या? तवे में बनती है रोटी और रोटी के होते हैं सभी दीवाने। सीधी सी बात है भैया, रोटी की आवश्यकता सबको है। इसके पश्चात है सूरज कदे मरता नहीं। सूरज कदे मरदा नहीं के जो लेखक हैं वो हैं बलदेव सिंह सदकनामा। अब ये मान लें कि सूरज कदे मरदा नहीं। अब सूरज कदे इसलिए नहीं मरता भैया क्योंकि उसके पास क्या है? बल है, जो देवता ने उनको दिए हुए हैं। बलदेव, बलदेव, ठीक है। देवता ने जो बल दिया है उनको, इसलिए वो कभी मरता नहीं है। सूरज कदे मरदा नहीं। क्यों नहीं मरदा? क्यों? क्योंकि बल देव, उसके पास बहुत सारा बल है जो देवताओं ने उसको दिए हैं। इसके पश्चात है पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखिए, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी के जो लेखक है वो है एस गुरुमूर्ति। अब आप सोच लीजिए, पॉलिटिक्स में और अपॉर्चुनिटी दोनों बात है। अपॉर्चुनिटी और पॉलिटिक्स, इसके बारे में अगर आपको कोई ज्ञान दे रहा है तो आप मान लें कि वो गुरु है आपका। क्या है? गुरु है। तो गुरुमूर्ति, गुरु से गुरुमूर्ति, ठीक है। पॉलिटिक्स और अपॉर्चुनिटी के बारे में कोई ज्ञान दे रहा है तो ये मान के चलें वो क्या है? आपका गुरु है। तो गुरु से गुरुमूर्ति। इसके पश्चात है कर्मयोद्धा ग्रंथ। यह अमित शाह, देखिए इसके लेखक के रूप में मैंने लिखा अमित शाह। एक्चुअली कर्मयोद्धा ग्रंथ जो है ये मोदी जी के ऊपर बनी हुई पुस्तक है जिसका विमोचन अमित शाह जी ने किया था। इसको मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको याद रखिएगा कि कर्म योद्धा ग्रंथ जो है, हम सभी जानते हैं कर्म के योद्धा कौन है भैया? कर्म के योद्धा कौन माने जा रहे हैं आज की डेट में? अमित शाह माने जा रहे हैं। सभी जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ के गृह मंत्री हैं। इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। और कर्म योद्धा जो ग्रंथ है वो पूरा का पूरा मतलब मोदी जी के ऊपर पे ये पुस्तक लिखी गई है। इसका विमोचन अमित शाह जी ने किया था। इसके पश्चात है स्वच्छ भारत क्रांति। अब स्वच्छ भारत क्रांति जो है श्री परमेश्वरन सिंह, सीधा सीधा फंडा है स्वच्छ भारत क्रांति। भारत को अगर स्वच्छ बनाने की कोई क्रांति कर रहा है तो वो हमारे लिए ईश्वर से कम नहीं है, परम ईश्वर से कम नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत को स्वच्छ बनाने की क्रांति कोई व्यक्ति चला रहा है तो वो परम और ईश्वर, परमेश्वरन हुआ परम और ईश्वर, यानी वो हमारे लिए परम ईश्वर से कम नहीं होंगे। इसके पश्चात है मसीहा मोदी। मसीहा मोदी अ टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन। देखिए, तलवीन सिंह। अब देखिए कितना आसान है, मोदी जी को मसीहा कह रहा है कोई, मसीहा कह रहा है मोदी जी को, तो आप ये मान के चलिए कि जो व्यक्ति उनको मसीहा कह रहा है कि कितना बड़ा तेलू होगा वो, कितना उनके तलवे चाटने वाला होगा, ऐसा इसको मान लें। क्या? तलवीन, 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 ठीक है। तलवे में लीन हो गया वो, तलवे में लीन हो गया, ठीक है। तलवे में लीन हो गया तो कौन हो गया? तलवीन, बिल्कुल लीन हो गया तलवे में जाकर के, मसीहा हो गए भी मोदी जी। तो ऐसा बोलकर दोस्तों, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा फनी वे में लेने के लिए ऐसी ट्रिक बना रहा हूँ। माफ कीजिएगा, किसी का दिल दुखाने का कोई उद्देश्य नहीं है। और यहाँ अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो यार प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जब आप लोग लाइक करते हैं तो मनोबल बहुत बढ़ता है। साथ ही साथ अपने दोस्तों की इस वीडियो को शेयर कीजिएगा
और यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसके पश्चात देखिएगा बैक स्टेज। बैक स्टेज, द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स। कितना आसान है, देखिए बैक स्टेज की बात हो रही है, अपन तो इसको देखें सिर्फ बैक स्टेज, ठीक है। बैक स्टेज, अब मोंटेक सिंह आलूवालिया की पुस्तक है। अगर भैया किसी ने आलू ला लिया है, ठीक है, आलू ला लिया है तो स्टेज के ऊपर तो रखेगा नहीं, बैक स्टेज ही ले जाके रखना। भाई शादी हो रही है, मैं शादी में दूल्हा बन के बैठा हूँ स्टेज में, अब आलू ला लिया सब्जी बनाने के लिए, तो आलू ला लिया तो क्या कर भैया, तू ले जा करके बैक स्टेज रख ले, है ना। स्टेज के ऊपर लाके मेरे सर पे थोड़ा रखेगा, आलू ला लिया हूँ जी शादी हो रही है तो, ठीक है, तो आलू ला लिया तो पीछे ले जाके रखा बैक स्टेज, ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा। इसके पश्चात है आज़ादी, और आज़ादी जो है अरुंधति राय ने लिखी है, बहुत ही फेमस लेखिका है अरुंधति राय। अब देखिए आज़ादी की बात हो रही है, आज़ादी यानी फ्रीडम की बात हो रही है, और सीधी सी बात है कि जब भी आज़ादी के लिए प्रयास किया गया होगा तो बहुत सारे लोगों से राय ली गई होगी, अकेले किसी ने आज़ादी नहीं दिलाई, तो बहुत सारे लोगों से राय लेकर आज़ादी के लिए काम किया गया। इसके पश्चात है ओवरड्राफ्ट, और ओवरड्राफ्ट बैंक का शब्द है, हम सभी जानते हैं, उर्जित पटेल इसके लेखक हैं। अब देखिए ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट इसके क्या है, ओवरड्राफ्ट बैंक का शब्द है, और उर्जित पटेल जो है वो हमारे रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं। तो बैंक का शब्द है और उर्जित पटेल जी ने लिखा हुआ है, सीधा सीधा इसका फंडा है, क्योंकि बैंक से संबंधित है और उर्जित पटेल जी भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, तो ओवरड्राफ्ट उर्जित पटेल द्वारा लिखा गया। इसके पश्चात है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये इसके लेखक है रस्किन बॉन्ड। अब देखिए कितना आसान है, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, एक सॉन्ग की बात हो रही है, गाने की बात हो रही है, और जब भी कभी गाना बजेगा तो बैंड की आवश्यकता तो पड़ेगी पड़ेगी भाई, रस्किन बॉन्ड, बैंड की आवश्यकता पड़ेगी, तो सॉन्ग के साथ बैंड का संबंध है, ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा। इसके पश्चात है अमेजिंग अयोध्या, और अमेजिंग अयोध्या जो है नीना रॉय द्वारा लिखी गई है। अमेजिंग अयोध्या, अब देखिए अमेजिंग अयोध्या में हम अगर अयोध्या को अमेजिंग कह रहे हैं, ठीक है, अमेजिंग कह रहे हैं, तो उसको अमेजिंग कहने के लिए हमें क्या चाहिए, नैना चाहिए, वैसे नैन चाहिए देखने के लिए, ठीक है, वैसी आंखें चाहिए। लोग बोलते नहीं है किसी भी चीज़ में खूबसूरती आंखों में होती है भाई, किसी भी चीज़ को खूबसूरत देखने के लिए आंखों में खूबसूरती होती है, हम ये मानते हैं। तो क्या अमेजिंग अगर हम कह रहे हैं अयोध्या को, तो उसके लिए हमें कैसे चाहिए, नैना चाहिए, हमारी आंखें वैसी चाहिए कि हम उसको अमेजिंग बोल सकें। तो नैना यानी नीना, ठीक है, राम भगवान का जन्म हुआ था अयोध्या में, है ना, तो यहाँ पर आप इसको याद रख लीजिएगा कि नैना, ऐसे नैना चाहिए कि हम उसको अमेजिंग बोल सकें। इसके पश्चात है वॉइस ऑफ डिस्टेंस, ये जो रोमिला थापर द्वारा लिखी गई है, वॉइस ऑफ डिस्टेंस यानी आवाज आ रही है डिस्टेंस से, दूर से भी आवाज आ रही है। अब आप सोचो कि रोम रोम हिल गया होगा भाई, इतना भयंकर थापड़, इतना भयंकर थप्पड़ पड़ा कि रोम रोम हिल गया, तो दूर तक तो आवाज आएगी ना, वॉइस ऑफ डिस्टेंस, दूर से आवाज आ रही है, रोम रोम हिला दिया, इतना भयंकर थप्पड़ मारा, ठीक है। तो रोम हिला यानी रोम रोम हिला दिया, तो रोम रोम हिला दिया तो रोम हिला हो गया, और कैसे हिला दिया, थापड़ मार के, झापड़ मार के, तो इतनी जोर की आवाज आई, वॉइस ऑफ डिस्टेंस, दूर से भी, ठीक है। इसके पश्चात है प्रॉमिस्ड लैंड, मैं वादा करता हूं कि मैं तुमको एक जमीन दूंगा भाई, ठीक है, कैसा जमीन दूंगा, बराक ओबामा कह रहे हैं अ प्रॉमिस लैंड, लैंड है ना, प्रॉमिस करता हूं कि लैंड दूंगा आपको, लेकिन कैसा दूंगा, बड़ा सा जमीन दूंगा भाई, बड़ा सा, ठीक है, हम आपको जमीन देंगे, कैसी देंगे भैया, बड़ा सा जमीन देंगे, ठीक है, उसको तुम रख लेना, हम बड़ा सा जमीन देंगे, उसको तुम रख लेना, तो बड़ा सा यानी बड़ा सा जमीन देंगे, प्रॉमिस कर रहे हैं लैंड देने की बात, अब प्रॉमिस लैंड, बराक ओबामा, बड़ा सा जमीन, ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा। इसके पश्चात है वन अरेंज्ड मर्डर, अब मर्डर हो रहा है भैया अरेंज्ड, मतलब पूरी तरीके से प्लानिंग के साथ अरेंज्ड मर्डर हुआ है, चेतन भगत इसके लेखक हैं। अब सीधी सी बात है कि अगर मर्डर हो रहा है, तो जब किसी का मर्डर होता है तो किसका होता है, तन का ही होता है ना, मन का तो मर्डर होता ही नहीं है, ठीक है। किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया, इसका मतलब उसकी चेतना शून्य हो गई, उसके शरीर में किसी प्रकार की चेतना नहीं बची, तो मर्डर हो गया, किसी प्रकार की चेतना नहीं बची, तो चेतना से चेतन भगत, ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा। दोस्तों हो सकता है कि जो मैं ट्रिक आप लोग को बता रहा हूँ थोड़ी बकवास लग रही होगी, लेकिन आप यकीन मानिएगा जब अंत में मैं आप लोग से प्रश्न करूंगा तो आप क्वेश्चन के देख करके ही आंसर बता देंगे। तो देखिएगा इसके पश्चात है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज। अब नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज जो है इनको लिखा है मनोज मुकुंद। देखिए कितना आसान है, नेशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है, नेशनल सिक्योरिटी को अगर चैलेंज के रूप में लेना है, नेशनल यानी पूरे नेशनल पूरे राष्ट्र की सिक्योरिटी को चैलेंज के रूप में लेना है,
तो मन में क्या होना चाहिए आपके, ओज होना चाहिए। मन में क्या होना चाहिए, ओज होना चाहिए। मनोज मुकुंद, मन में क्या होना चाहिए, ओज होना चाहिए। ठीक है, कुंद व्यक्ति नहीं कर पाएगा ये, मन में ओज व्यक्ति, जिस व्यक्ति के मन में ओज है वही पर कर पाएगा इसको। ठीक है, कुंद व्यक्ति यानी दिमाग से सुस्त व्यक्ति नहीं कर पाएगा नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज को। तो ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा। इसके बाद है दारा शिको, और दारा शिको अ मैन हु वुड बी किंग। देखिए दारा शिको के ऊपर से पुस्तक लिखी गई है, अविक चंदा ने लिखी है। सीधी सी बात है, दारा शिको, दारा सिंह को जान लो, सीधी सीधी बात, हमारे यहाँ पे दारा सिंह थे। और दारा सिंह कैसे थे, कैसे थे, ताकतवर थे, अविक थे, यानी वीक नहीं थे। ठीक है, अविक अविक अविक, वीक नहीं थे, वो कैसे थे, ताकतवर और शक्तिशाली थे। तो दारा से आप इसको याद रख लीजिएगा, दारा सिंह। इसके बाद है भारत में उद्यमिता। देखिए भारत में उद्यमिता, इसके लेखक है कलराज मिश्र। ठीक, अब भारत में उद्यमिता की बात हो रही है, यानी कि हम भारत में क्या करने वाले हैं, उद्यान या उद्यमिता को हम बढ़ावा देना चाहते हैं। अगर हम उद्यमिता को बढ़ावा देंगे तो क्या होगा, कल इसी का राज होगा। किसका राज होगा, कल इसी का राज होगा, कल उद्यमिता का ही राज होगा। यदि हम आज भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देंगे तो कल उद्यमिता का ही राज होगा। तो कल राज, ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा। इसके पश्चात लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग, वेंकैया नायडू की पुस्तक है। देखिएगा, लिसनिंग, ठीक है, लर्निंग, लिसन मतलब सुनना और लर्न मतलब याद करना किसी चीज़ को, है ना। यहाँ तक तो ठीक है भैया, सुन लो और याद कर लो, लेकिन जहाँ लीडिंग की बात आती है तो लीडिंग तो मैं नहीं दूंगा किसी को, नायडू 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 नायडू। भैया लिसनिंग सुनो, ठीक है, लर्निंग यानी उसको याद कर लो, लेकिन जहाँ भी लीडिंग की बात आएगी तो लीडिंग तो मैं आपको नहीं दे सकता। नायडू लीडिंग नहीं दूं आपको, लीडरशिप नहीं दूं, नायडू से आपको वेंकैया नायडू आसानी से याद आ जाएंगे। इसके पश्चात है रीसर्जेंट एशिया डाइवर्सिटी इन डेवलपमेंट। तो यहाँ हम दो शब्दों पर ध्यान देंगे। देखिए, रिसर्जेंट एशिया, डाइवर्सिटी इन डेवलपमेंट। अब देखिए डाइवर्सन का मतलब होता है अलग अलग करना, ठीक है, डाइवर्ट करना, डाइवर्सिटी, और डेवलपमेंट यानी कि विकास करना। अब डाइवर्ट कर दो यानी अलग अलग कर दो, और डेवलपमेंट कर दो, तो कैसे हो पाएगा क्या। अगर कोई पूछ रहा है कि भाई अलग अलग होकर के कभी डेवलपमेंट हो सकता है क्या, बोले नहीं यार नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, नहीं यार नहीं हो सकता, नहीं यार नहीं यार नहीं यार नहीं यार नहीं हो सकता। ठीक है, डाइवर्ट करके या अलग अलग करके डेवलपमेंट हो सकता है किसी चीज़ का। अगर ये प्रश्न किसी से किया जाए तो क्या बोलेगा, नहीं यार नहीं हो सकता। तो ऐसे आपको नैयर से दीपक नैयर याद आ जाएंगे। मिडनाइट मशीन, अ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, अरुण मोहन सुकुमार। कितना आसान है, देखिए मिडनाइट मशीन यानी मध्यरात्रि को यदि किसी को बोले भाई मशीन में काम कर लो जा करके, मध्यरात्रि में 12 बजे के बाद या 12 बजे के आसपास किसी को बोलें कि भाई एक काम करो, मशीन चालू करो और काम शुरू कर दो। ठीक, तो लोग क्या बोलेंगे, ऐसे काम पे मेरे को बिल्कुल भी मोह नहीं है, ऐसे काम का करने का बिल्कुल मुझे मोह नहीं है, क्योंकि मैं सुकुमार हूं, मैं तो सोऊंगा आराम करूंगा। ठीक है, तो मोह नहीं है, मोह नहीं है मोहन, और सुकुमार हूं भैया मैं तो आराम करूंगा। ठीक है, मिडनाइट मशीन, अरुण मोहन सुकुमार। इसके पश्चात अंतिम है द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर एंड द इंडियन इम्पेरेटिव, शशि थरूर और समीर सरन। कितना आसान है ये भी देखिएगा। इस पूरे प्रश्न में हम देखेंगे डिसऑर्डर को। ठीक है, वर्ल्ड में कोई डिसऑर्डर फैल गया यानी एक प्रकार की बीमारी फैल गई। ठीक है, न्यू डिसऑर्डर, जैसे कोरोना अभी फैला हुआ है, द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर, बस इतना याद रखें, न्यू यानी नया, वर्ल्ड यानी विश्व में, डिसऑर्डर ऐसे याद रखें। डिसऑर्डर प्रकार एक प्रकार की क्या होती है, एक प्रकार की बीमारी। अब ये मान लें कि अगर एक प्रकार की बीमारी फैली हुई है तो हम उसको क्या बोलेंगे, देखिए न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर। तो अगर किसी प्रकार की बीमारी फैल जाती है या कुछ हो जाता है तो शरीर कैसा होगा, थर थर कांपने लगेगा। शशि थरूर, शरीर थरूर ऐसा है ना, थर थर कांपने लगेगा। और फिर हमको कुछ याद नहीं आएगा, सिर्फ एक चीज याद आएगी, भगवान की शरण। ठीक है, तो समीर सरन, द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर एंड द इंडियन इम्पेरेटिव, इसके लेखक हैं शशि थरूर और समीर सरन। इसके पश्चात मैं आप लोग से प्रश्न करने जा रहा हूं, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उस प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, हु इज भारत माता के लेखक कौन है। अब आपको मैंने पढ़ाया है, आप इसका प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। कलराज मिश्र, शशि थरूर, पुरुषोत्तम अग्रवाल या दीपक नैयर। दूसरा प्रश्न है, प्रयागराज और कुंभ के लेखक कौन है, कुमार निर्मलेंद्र, शशि थरूर, वेंकैया नायडू या दीपक नैयर। तीसरा प्रश्न है, तवायफ नामा के लेखक कौन है, कुमार निर्मलेंद्र, चेतन भगत, अविक चंदा या सबा दीवान। दोस्तों आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको आपकी आने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।